शांतिपुर गांव में शारदा नाम की एक औरत अपने बेटे आनंद और दो सौतेली बेटियों दीपिका और सोनाली के साथ रहती थी। आनंद और उसकी दोनों सौतेली बहनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन शारदा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पति के गुजर जाने के बाद शारदा के मन में दोनों लड़कियों के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। एक दिन सुबह 11 बजे दीपिका रसोई में कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सोनाली वहां आती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। थोड़ी देर इंतजार कर सोनाली, मैं अभी कुछ बनाकर तुझे देती हूँ। इतने में शारदा वहाँ आ जाती है। जब देखो ये लड़की बस खाना खाना करती रहती है। ए दीपिका, पहले घर का सारा काम खत्म कर, फिर खाना बनाना। सोनाली डरकर चुप हो जाती है। इतने में आनंद भी खेत से लौट आता है। पिता के ना रहने के कारण आनंद बहुत छोटी उम्र से ही खेती के काम में लग गया था। माँ, कुछ खाना बना है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला है बेटा, थोड़ा इंतजार कर ले। घर का काम निपटा कर दीपिका अभी दोपहर का खाना बनाने में लग जाएगी। घर में अभी तक खाना नहीं बना, मतलब मेरी बहनों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तू इनके वकील मत बनो आनंद, एक दिन नाश्ता नहीं करेंगी तो मर नहीं जाएंगी। माँ, सुबह मैंने कल रात की बची हुई रोटियां खा ली थीं, लेकिन दोनों बहनों ने कुछ नहीं खाया था। भूखे पेट तुम उनसे काम क्यों करवा रही हो? तुझे खेत में जाना था, इसलिए तुझे रात की बची हुई रोटियां दे दी थी। साथ में मैंने भी 2 रोटियां खा ली थी। अब सिर्फ उन दोनों के लिए अलग से नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? ये कहकर शारदा घर से बाहर निकल जाती है। उधर अपनी भूखी बहनों को देखकर आनंद के दिल में बहुत दुख होता है। आनंद फिर पास की एक दुकान से अपनी बहनों के लिए बिस्किट खरीद कर लाता है। दोपहर का खाना बनने में अभी भी बहुत देर है दीदी, तुम और सोनाली दीदी ये बिस्किट खा लो। नहीं आनंद, इसकी क्या जरूरत थी, तू इसे अपने लिए रख ले। मैं ये बिस्किट तुम लोगों के लिए लाया हूँ दीदी, बहुत भूख लगी होगी तुम लोगों को, इसे खा लो, मैंने तो सुबह नाश्ता किया था। बहनों के प्रति भाई का प्यार और परवाह देखकर दीपिका और सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों फिर आनंद के लाए हुए बिस्किट को मिल बांटकर खाने लगती हैं। भाई तू हमारे लिए कितना सोचता है। अरे भाई, तू छोटा होके भी तू बड़े भाई की तरह हमारा ख्याल रखता है। दीदी, भाई तो भाई होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, और एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहनों का ख्याल रखना। दिन बीतते गए और शारदा का अपनी सौतेली बेटियों के प्रति बर्ताव और भी कठोर होता गया। एक दिन गांव की पड़ोसन कमला उनके घर आती है। शारदा बहन, मैं तुमको एक बात समझाने आई हूँ। दीपिका और सोनाली भी तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उन्हें थोड़ा प्यार क्यों नहीं दे सकती? मेरा उन दोनों लड़कियों से कोई रिश्ता नहीं है। इनके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। अब मैं कब तक इनका बोझ उठाती फिरूं? ये क्या कह रही हो शारदा बहन? सौतेली ही सही, लेकिन है तो तुम्हारी बेटियां ही। तुम्हारे बेटे आनंद का और उन दोनों बहनों का पिता एक ही है। मेरा दिल तुम्हारे जैसा इतना बड़ा नहीं है कमला बहन, मैं किसी और की बेटियों को अपना नहीं मान सकती। उसी समय दरवाजे के पीछे खड़ा आनंद ये सब सुन रहा था। माँ का अपनी बहनों के प्रति सौतेलापन देखकर उसे बहुत दुख हुआ। मैंने तो दीपिका दीदी और सोनाली दीदी को हमेशा अपनी बहन माना है, फिर माँ मुझ में और उन दोनों में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? एक दिन सोनाली के हाथ से एक मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। शारदा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अरे नालायको, तुम दोनों हमेशा मेरा नुकसान करती रहती हो। माँ, घड़ा गलती से टूट गया। गलती से? कोई भी काम तुम लोग ढंग से नहीं कर सकती। पिछले हफ्ते भी तूने एक घड़ा तोड़ा था। मेरा बेटा खेत में कड़ी मेहनत करता है और तुम लोग सिर्फ चीजों की तोड़-फोड़ करती रहती हो। शारदा की बातें सुनकर सोनाली रोने लगती है। दीपिका अपनी सौतेली माँ से विनती करती है। माँ, सोनाली घड़े को ठीक से पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए वो उसके हाथ से छूटकर टूट गया। वो आगे से ज्यादा ध्यान रखेगी। हाँ माँ, आगे से मैं संभल कर घड़ा पकड़ूंगी, फिर कभी नहीं टूटेगा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शारदा पर दोनों बहनों के आंसू और मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहुत बार माफ किया है मैंने तुम दोनों बहनों की गलतियों को, अब और नहीं। तुम दोनों पनौती हो, अपने माँ बाप को तो खा गई, अब मेरे घर की चीजों को खाने लगी हो। निकल जाओ दोनों मेरे घर से, अभी के अभी।
शारदा ने फिर दोनों बहनों का सामान बाहर फेंक दिया। आनंद उस समय घर पर नहीं था। तुम लोगों के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। माँ, हमें घर से बाहर मत निकालो। हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ, इस घर और आप लोगों के अलावा हमारा है ही कौन? हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? जहाँ जाना है जाओ तुम दोनों, बस मेरे घर से निकलो। दोनों बहनें फिर अपना सामान उठाकर घर से निकल जाती हैं। घर लौटने के बाद जब आनंद को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी दोनों बहनों को घर से निकाल दिया है, तो वो अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है। माँ, ये तुमने क्या किया? सिर्फ एक घड़ा टूटने पर तुमने दीपिका दीदी और सोनाली दीदी को घर से निकाल दी। बेटा, ये दोनों लड़कियां मनहूस है। इनके घर में रहने से कभी बरकत नहीं होगी, सिर्फ बर्बादी ही होगी। माँ, ये तुमने बहुत गलत किया है। पता नहीं मेरी दोनों बहनें कहाँ भटक रही होंगी। उधर दीपिका और सोनाली चलते चलते गांव से दूर नदी के किनारे पहुंच गईं। दीदी, अब तो हम पूरी तरह अनाथ हो गए। हमारा अपना कोई नहीं रहा। रो मत सोनाली, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था। अब भगवान ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। उन्हें नदी किनारे कुछ सूखी लकड़ियां मिली। दोनों बहनों ने फिर कहीं से छप्पर, घास फूस और रस्सी का इंतजाम करके एक छोटी सी झोपड़ी बना डाली। घर तो बन गया, पर अब हम खाएंगे क्या? हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ। जैसे तैसे हम इस झोपड़ी में रह लेंगे, पर पेट की भूख कैसे मिटाएंगे? रात होने वाली है, आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कल जंगल जाएंगे, वहाँ फल सब्जियाँ कुछ मिल जाएंगी। उधर आनंद का मन घर में नहीं लग रहा था। रात को वो चुपके से खाना लेकर घर से निकला। गांव के यहाँ वहाँ वो अपनी बहनों को ढूंढने लगा। कहाँ गई मेरी दोनों बहनें? गांव में कहीं भी तो दिखाई नहीं दे रही हैं। ढूंढते ढूंढते वो नदी किनारे पहुंचा। बहनों की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। दीपिका दीदी, सोनाली दीदी, तुम लोग यहाँ हो? आनंद, तू यहाँ आया है? तुझे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मैं तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ दीदी। मुझे सब पता चल गया कि माँ ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया है। हमारी किस्मत हमें यहाँ ले आई भाई, किसी को क्या दोष देना। आनंद ने फिर खाना आगे बढ़ाया। दीदी, तुम लोगों के लिए मैं खाना लाया हूँ। माँ चाहे तुम लोगों के साथ कुछ भी करे, पर मैं अपनी बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाई, तू हमारे लिए खाना लाया है, पर माँ को इसके बारे में पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, माँ सो रही है। मैं चुपके से आया हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम लोग खाना खा लो, मैं कल फिर आऊंगा। आनंद फिर अपने घर लौट आता है। उधर दीपिका और सोनाली भी खाना खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती हैं। अगला दिन। चल सोनाली, जंगल चलते हैं। फल सब्जी जो भी मिल जाए लेकर आते हैं। हाँ, कल तो आनंद ने हमें खाना खिलाया था, आज तो हमें खुद कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। दोनों बहनें झोपड़ी से बस निकलने ही वाली थी कि तभी आनंद वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में खाना और 2 कंबल थे। दीदी, मैं तुम लोगों के लिए खाना और 2 कंबल लाया हूँ। नदी किनारे ठंड तो लगती होगी। भाई, तू आज भी हमारे लिए खाना लेकर आया है, तू सच में बहुत अच्छा है। अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाना तो मेरा फर्ज है दीदी। तुम लोग जब घर में थीं, तब भी मैं तुम लोगों का ख्याल रखता था। इस तरह आनंद हर दिन अपनी बहनों के लिए खाने पीने की चीजें, कपड़े और उनकी जरूरत का सामान लेकर आता था। भाई का सहारा है, तभी हम नदी किनारे इस झोपड़ी में किसी तरह गुजारा कर पा रहे हैं। हाँ दीदी, अगर आनंद नहीं होता तो शायद हमें भूखे मरना पड़ता। इसी तरह करके कुछ दिन गुजरते हैं। उधर एक दिन शारदा ने आनंद को अपनी बहनों के लिए खाना ले जाते हुए देख लिया। आनंद, तू किसके लिए ये खाना लेकर जा रहा है? माँ, वो मेरा एक दोस्त है। वो बहुत गरीब है, उसे ठीक से खाना पीना नहीं मिलता। इसलिए मैं कभी कभी गांव के ढाबे से खाना खरीदकर उसके लिए ले जाता हूँ। बेटा, कड़ी मेहनत करके तू 4 पैसे कमाता है। अगर इस तरह लोगों पर पैसा लुटाता फिरेगा तो एक दिन तेरे मांगने की नौबत आ जाएगी। माँ, लोगों की मदद भी तो करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, और तुम कोई राजा महाराजा नहीं हो जो गरीबों को मुफ्त में खाना बांटते फिरो। जितनी अपने गरीब दोस्त की सेवा करनी थी तुम कर चुके।
अब आगे से तुम उसके लिए खाना लेकर नहीं जाओगे, मैं बता देती हूँ। आनंद फिर आकर सो जाता है। अगला दिन फिर आनंद अपनी बहनों के लिए खाना लेकर झोपड़ी में आता है तो दीपिका उससे कहती है, आनंद, तू माँ से छिपाकर अपनी सौतेली बहनों के लिए इतना कुछ कर रहा है। खबरदार दीदी, आगे से ऐसी बातें मत कहना। बहन तो बहन होती है, सगी सौतेली कुछ नहीं होता। फिर भी आनंद, अगर माँ को ये पता चल गया कि तू हमारी मदद कर रहा है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। माँ को पता चल जाए तो चल जाए। माँ के डर से मैं अपनी बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। नदी किनारे दीपिका और सोनाली के दिन अच्छे से कट रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है, और वो था गांव का लालची जमींदार ललित। हमें जल्द इन दोनों लड़कियों को यहाँ से हटाना होगा। लेकिन क्यों मालिक? ये जमीन तो आपकी नहीं है। अरे, तुम नहीं समझोगे। नदी किनारे इस जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। क्या सच में? ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। ये बात गांव में किसी को भी नहीं पता है। बहुत समय पहले किसी ने जमीन के नीचे कहीं खजाना छिपा कर रखा था। किसने मालिक? जो इस जमीन का मालिक है। इस जमीन का मालिक कौन है? ये एक रहस्य है। मुझे वो खजाना और ये जमीन दोनों चाहिए। आनंद अब कभी-कभी नदी किनारे बहनों की झोपड़ी में भी रहने लगा था। एक रात उसे झोपड़ी के आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। दीदी, झोपड़ी के आसपास मुझे कोई साया घूमता हुआ दिखाई दिया है। हमने भी उसे कई बार देखा है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? तू परेशान हो जाएगा, इसलिए भाई हमने तुझे ये बात नहीं बताया। वैसे भी अब हमें इसी नदी किनारे रहना है, तो डरने से क्या फायदा। मुझे लगता है कि कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कौन हो सकता है वो? खैर, जो भी हो, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। अगली सुबह दीपिका झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर बने कुछ अजीब पैरों के निशानों पर पड़ी। सोनाली, इधर आ, ये निशान देख। ये तो हमारे पैरों के निशान नहीं हैं। उसी समय आनंद भी वहां पहुंच जाता है। वो निशानों को ध्यान से देखने लगा। ये किसी आदमी के पैरों के निशान हैं। लगता है रात में कोई यहाँ आया था। मैंने कहा था ना, कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उधर जमींदार ललित अपनी हवेली में बैठा था। आज रात नदी किनारे उस झोपड़ी की तलाशी लेना। क्या पता उन दोनों लड़कियों को वो खजाना मिल गया हो। पर मालिक, रात को तो वे लड़कियां झोपड़ी में ही होंगी। अरे तो उन्हें डराकर भगा देना। झोपड़ी की तलाशी लेना जरूरी है। जमींदार ललित किसी भी हालत में उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसी दिन दोपहर में दीपिका और सोनाली नदी किनारे की जमीन खोदकर सब्जियां लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक दीपिका की कुदाल मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। दीदी रुको, हमें लग रहा है हाँ कुछ दबा हुआ है। दोनों ने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक पुराना पीतल का बक्सा दिखाई दिया। ये बक्सा यहाँ कैसे आया? दीपिका ने वो बक्सा खोला। अंदर एक नक्शा रखा था। शाम को जब आनंद झोपड़ी में आया तो दीपिका ने उसे वो बक्सा और नक्शा दिखाया। ये तो किसी जमीन का नक्शा लगता है। किस जमीन का नक्शा? वो तो समझ में नहीं आ रहा। आनंद, तू ये नक्शा गांव के मुखिया को जाकर दिखा। शायद वे बता पाएं कि ये किस जमीन का नक्शा है। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। अगली सुबह आनंद बक्सा में मिला वो नक्शा लेकर गांव के मुखिया रामदास के पास जाता है। ये नक्शा तुम्हें कहाँ मिला आनंद? नदी किनारे। रामदास कुछ देर चुप रहता है, फिर गंभीर होकर कहता है, ये नक्शा नदी किनारे की उस जमीन का है। जब किसी ने वो जमीन खरीदी थी तब ये नक्शा बना था। मुखिया जी, ये जमीन किसने खरीदी थी? ये एक रहस्य है। गांव में किसी को भी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि नदी किनारे की वो जमीन किसने खरीदी थी। मुखिया फिर कहता है, गांव का जमींदार ललित ये दावा करता है कि उसने ये जमीन खरीदी है, लेकिन उसके पास इस जमीन के कोई कागजात नहीं है। रामदास और आनंद की बातचीत जमींदार का वो आदमी छिपकर सुन रहा था। वो भागता हुआ जमींदार की हवेली पहुंचता है। मालिक, नदी किनारे जिस जमीन पर वे दोनों लड़कियां झोपड़ी बनाकर रह रही हैं,
उन्हें उस जमीन का नक्शा मिल गया है। क्या सच में? आज उन्हें जमीन का नक्शा मिला, कल उन्हें जमीन के कागजात मिल गए तो मेरे हाथ से वो जमीन निकल जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मालिक, खजाने की बात तो समझ में आती है, पर आपको नदी किनारे वाली वो जमीन आखिर क्यों चाहिए? अरे वो जमीन बहुत उपजाऊ है, उसमें फल, सब्जियां और अनाज सब कुछ की बहुत अच्छी फसल होगी। उधर घर में शारदा को आनंद की हरकतों पर शक होने लगा था। आनंद, तू हर रात कहाँ गायब हो जाता है? बस ऐसे ही माँ, इधर उधर घूमने चला जाता हूँ। तू सच बता रहा है आनंद? देख, मुझसे झूठ मत बोल। आनंद कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। इससे शारदा का शक और बढ़ जाता है। उसी रात तीनों भाई बहन झोपड़ी में सो रहे थे। तभी अचानक बाहर से धड़ाम की आवाज आई। कौन है बाहर? बाहर कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे। आनंद, बाहर ये कैसी आवाजें आ रही हैं? आनंद तुरंत बाहर दौड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूर अंधेरे में कुछ साए भागते दिखाई दिए। कौन हो सकते हैं ये लोग? बार बार यहाँ आकर हमें क्यों डराते रहते हैं? शायद कोई हमें यहाँ से भगाना चाहता है। पर क्यों दीदी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही तो रहस्य है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही करके कुछ समय बीतते हैं। एक शाम आनंद अपनी बहनों के लिए खाना लेकर जा रहा था। तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। उसी शाम शारदा आनंद का पीछा करते हुए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुंची और देखा कि आनंद दीपिका और सोनाली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। आनंद, तू यहाँ क्या करने आया है? तीनों घबराकर खड़े हो गए। अच्छा, तो तू रोज रोज इन्हीं के पास आता था? माँ, ये मेरी बहनें हैं। आपने इन्हें घर से निकाल दिया, पर मैं एक भाई की जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? नहीं, ये तेरी सगी बहनें नहीं है, सौतेली बहनें हैं। माँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मेरी बहनें हैं। ये आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। बेटे की बात सुनकर शारदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर तू इनके साथ रहा तो मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हमें घर से निकाला सो निकाला, लेकिन भाई को तो घर से मत निकालिए। अगर बहनों का साथ देने की यही कीमत है, तो मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फिर पड़ा रहे यहीं, मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना। शारदा गुस्से में वहाँ से चली गई। उसी रात तीनों भाई बहन झोपड़ी में बैठे थे। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। आनंद धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। क्या तुम लोग रामनाथ की संतान हो? जी, वे हमारे पिताजी थे। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़े आदमी ने डायरी आगे बढ़ा दी। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने ये डायरी मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर वह कभी ना रहे तो यह डायरी मैं तुम लोगों को दे दूं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिखा है और उस इंसान का नाम भी जिसने तुम्हारे पिता के साथ विश्वासघात किया था। ये सुनकर तीनों भाई बहन हैरान रह गए। आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? हमें तो किसी खजाने के बारे में नहीं पता। हमारे पिता के साथ किसने विश्वासघात किया था और क्या हुआ था, हमें बताइए। सब पता चल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। मैं कल आकर तुम लोगों को सब बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। बूढ़ा आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। उधर झोपड़ी के पीछे खड़ा जमींदार ललित का आदमी ये सारी बातें छिपकर सुन रहा था। वो हवेली जाकर जमींदार को सारी बात बता देता है। क्या खजाने का रास्ता इस डायरी में छिपा है? जी मालिक, उस बूढ़े आदमी की बातों से तो यही लग रहा है। इससे पहले कि वे लोग ये डायरी पढ़ लें, मुझे ये डायरी हासिल करनी होगी। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी दीपिका और सोनाली की झोपड़ी में जाता है। फिर वो उन्हें उनके पिता और खजाने के रहस्य के बारे में बताने लगता है। तुम लोगों के पिता रामनाथ बहुत ईमानदार इंसान थे। कई साल पहले उन्हें नदी किनारे खुदाई के दौरान कुछ बहुमूल्य चीजें मिली थी। फिर क्या हुआ उनके साथ? हमें आगे की बात बताइए। उन्होंने उन चीजों को अपने पास रखने के बजाय गांव के विकास के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया था और वह खजाना उन्होंने यहीं कहीं जमीन के नीचे छिपा कर रखा था। फिर विश्वासघात किसने किया? रामनाथ ने ये बात अपने एक बचपन के दोस्त को बताई थी।
लेकिन उसने खजाने के लालच में आकर उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वो कौन था बाबा जी? उसका नाम इस डायरी में लिखा है, तुम लोग ये डायरी पढ़ लेना। बूढ़ा आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। उधर शारदा घर में अकेली बैठी थी। उसे आनंद की बहुत याद आ रही थी। आनंद पहली बार मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, और वो भी अपनी सौतेली बहनों के लिए। तभी पड़ोसन कमला उसके घर आती है। शारदा बहन, कब तक दिल में अपनी बेटियों के लिए नफरत रखोगी? बेटे और बेटियों सबको घर बुला लो। तुम समझती नहीं हो कमला बहन, मैं कैसे अपनी सौतन की बेटियों को अपनी बेटियां मान लूं? मैं इतनी महान नहीं हूँ। क्यों नहीं मान सकती हो? थोड़ा प्रयास तो करो। अगर तुम्हारा बेटा अपनी सौतेली बहनों को अपनी बहन मान सकता है, तो तुम अपनी सौतेली बेटियों को अपनी बेटियां क्यों नहीं मान सकती? शारदा कोई जवाब नहीं देती। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर अपने ही विचारों से लड़ रही हो। आनंद, दीपिका और सोनाली उत्सुकता से डायरी के पन्ने पलटने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके पिता रामनाथ की जिंदगी से जुड़े कई बड़े रहस्य उनके सामने आने लगे। दीदी, इसमें पिताजी ने जमींदार ललित का जिक्र किया है। ललित का? आखिर उसने क्या किया था? आनंद आगे पढ़ने लगा। नदी किनारे की वो जमीन मैंने खरीदी थी, और उस जमीन के नीचे मैंने कुछ खजाना छिपाया था। पर मेरा बचपन का दोस्त जमींदार ललित मेरी वो जमीन और उसके नीचे छिपाए गए खजाने को हासिल करना चाहता था। ये जमीन पिताजी ने खरीदी थी? मतलब जिस जमीन पर हमारी झोपड़ी खड़ी है, वो जमीन हमारी है? उस खजाने के लालच में शायद जमींदार ललित या उसके आदमी हमारी झोपड़ी के आसपास मंडराते थे। आनंद ने डायरी का अगला पन्ना खोला। जब मैंने वो जमीन उसे देने से इनकार कर दिया, तो ललित मुझे धमकाने लगा। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो मुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिताजी को जमींदार ललित से खतरा भी था। आनंद ने डायरी का अगला हिस्सा पढ़ा। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो मेरे बच्चे इस जमीन पर अपना अधिकार जरूर जताएं। ये जमीन और इसके नीचे छिपा खजाना उनका है। पिताजी ने हमारे बारे में कितना सोचा था। कुछ देर के लिए झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। मैं चाहता हूँ कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया जाए। हमारे पिताजी सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ नक्शे और निशान बने हुए थे। देखो, यहाँ जमीन के कागजों के बारे में भी लिखा है। रामनाथ ने जमीन के असली कागज और खजाने तक पहुँचने का पता भी इसी डायरी में लिख रखा था। इसका मतलब है कि हम उन कागजों और खजाने तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन सावधान रहना। अगर जमींदार ललित को पता चल गया कि ये डायरी हमारे हाथ लग गई है, तो वो इसे छीनने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन भाई, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जमीन के कागज ढूंढेंगे, फिर सच को पूरे गांव के सामने लाएंगे। डायरी में जिस जगह का जिक्र है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाँ, शायद वहीं हमें जमीन के कागज और वो खजाना मिल जाए। उधर हवेली में बैठा जमींदार ललित बेचैन हो रहा था। उसे डर था कि अगर डायरी में छिपा सच आनंद, दीपिका और सोनाली को पूरी तरह पता चल गया, तो उसका लालच और चालाकी सबके सामने आ जाएगी। जल्दी जाओ, वो डायरी लेकर आओ। मालिक, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा हूँ। निकम्मे, एक डायरी भी नहीं चुरा सकते? मालिक, अब वे तीनों बहुत चौकन्ने हो गए हैं। वे डायरी को हमेशा अपने पास रखते हैं और बारी बारी से उसकी निगरानी भी करते हैं। कुछ भी करो, लेकिन वो डायरी मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन सुबह तीनों भाई बहन डायरी में बने नक्शे के अनुसार नदी किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। नक्शे में तो यही जगह दिखाई गई है। देखो, यहाँ जमीन पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। शायद यही वो जगह है। चलो, खुदाई शुरू करते हैं। तीनों ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद आनंद की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। रुको, नीचे कुछ है। तीनों ने तेजी से मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। अरे, यहाँ तो एक बक्सा दबा हुआ है। लगता है हम सही जगह पहुँच गए हैं। काफी मेहनत के बाद उन्होंने बक्से को बाहर निकाला। बक्से पर पुराना जंग लगा हुआ था। जल्दी खोलो ना, देखते हैं इसमें क्या है। आनंद ने बक्से का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, तीनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, इसमें तो कागज रखे हैं। और ये
जमीन के कागज लग रहे हैं। मतलब पिताजी सच कह रहे थे। कागजों के नीचे कुछ पुराने कपड़ों में लिपटी हुई चीजें भी रखी थीं। ये क्या है? कपड़ा हटते ही सोने और चांदी के कई पुराने सिक्के दिखाई दिए। इतने सारे सिक्के! पिताजी ने सचमुच सब कुछ सुरक्षित रखा था। सबसे जरूरी चीज ये जमीन के कागज है। इनके दम पर हम अपना हक साबित कर सकते हैं। और पिताजी की आखिरी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। अब जमींदार ललित हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीनों फिर लोहे का वो बक्सा लेकर अपनी झोपड़ी लौट आए। अगले दिन आनंद, दीपिका और सोनाली अपने पिता की डायरी और लोहे का बक्सा लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें नदी किनारे की जमीन के मालिक के बारे में लिखा है। मुखिया ने ध्यान से डायरी पढ़ी। अरे ये जमीन तो तुम्हारे पिता की है। हाँ मुखिया जी, ये बात हमें कल ही पता चली। आनंद फिर जमीन के कागजात मुखिया को दिखाता है। तो क्या अब हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी? हाँ बेटी, इस डायरी और कागजात के आधार पर नदी किनारे वाली उस जमीन पर तुम लोगों का हक साबित हो गया है। अब ललित के खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। अब सच सबके सामने आना चाहिए। उधर ललित को जब पता चलता है कि आनंद और उसकी दोनों बहनों को नदी किनारे अपने पिता की जमीन के कागजात और छिपा हुआ खजाना मिल गया है, तो वो घबरा जाता है। अगर गांव वालों को सब पता चल गया तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शर्मिंदगी और सजा के डर से ललित उसी रात गांव छोड़कर भाग गया। उधर पंचायत ने आधिकारिक रूप से वो जमीन आनंद, दीपिका और सोनाली को सौंप दी। दीदी, अब ये पूरी जमीन हमारी है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हाँ, हम इसमें खेती करेंगे। इस उपजाऊ जमीन पर फसल अच्छी होगी। उधर शारदा को एहसास हो चुका था कि उसने दीपिका और सोनाली के साथ बहुत अन्याय किया था। एक दिन वो नदी किनारे उनकी झोपड़ी में पहुंची। माँ को अचानक वहाँ देखकर आनंद, दीपिका और सोनाली हैरान हो गए। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार करके बहुत बड़ी गलती की है। माँ, आप ये क्या बोल रही है? घर वापस चलो बेटियों। बच्चों के बिना वो घर सूना हो गया है। माँ, क्या आप सच में हमें लेने आई हो? हाँ बेटी, वो घर तुम लोगों का ही तो है। दीदी, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम उन्हें और कष्ट नहीं दे सकते। हमें अब घर लौट जाना चाहिए। इसके बाद आनंद, दीपिका और सोनाली माँ शारदा के साथ अपने घर लौट गए। पूरा परिवार अब हंसी खुशी दिन बिताने लगे। नदी किनारे की जमीन पर उन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। पिता का जो खजाना उन्हें मिला था, वो भाई बहनों ने गरीबों की सेवा में लगा दी।